हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माविका शुक्ला डीएलएड स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलती है। फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो प्लेलिस्ट में मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जो कि आप लोगों को अरेंज में मिल जाएगी। और सेकेंड सेमेस्टर की मैथ की जो भी मैंने क्लास ली हैं उनकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। और जो भी आगे जिन भी सब्जेक्टों की मैं क्लास लूँगी, जो भी आप लोगों के साथ मैं सेकेंड सेमेस्टर का जो भी सिलेबस डिस्कस करूँगी, उन सब की भी मैं प्लेलिस्ट बना दूँगी। आप लोगों को वो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल मैंने लिंक दे रखी है, आप उससे जाकर उससे भी जुड़ जाएँ। और जीमेल आईडी है, वो भी मैंने आप लोगों को शेयर किए। जो भी वीडियो से या जो भी क्वेश्चन से जुड़े हुए डाउट हों वो आप लोग मेल कर सकते हैं मुझे, तो मैं उन पर डिस्कस करूँगी। और आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लगे और उनसे थोड़ी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि अपने जो भी कॉलेज ग्रुप हैं उनमें से मैं शेयर करें, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। तो चलिए देखते हैं आज क्लास। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डीएलएड क्लासेस फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर। तो आज की वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन का सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था, हमने मौर्य वंश के बारे में जाना था। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? मैगथनीज ने क्या मौर्य वंश का क्या वर्णन किया? मैगथनीज ने मौर्य वंश के लिए क्या, इसकी मौर्य वंश की स्थापना किसने की, इसके बारे में समझा था। आज हम इसके आगे देखेंगे चंद्रगुप्त की उपलब्धियाँ। चंद्रगुप्त की उपलब्धियाँ, मगध राज्य पर विजय और मलय केतु के विद्रोह दमन, ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट करा दिया था। आज इसके आगे हम देखेंगे। मुझे मिले थे, मैं उन्हीं के थ्रू आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ सब्जेक्ट। और आप लोगों को अगर मेरे चैनल की वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने जो भी कॉलेज ग्रुप है उनमें शेयर करें, क्योंकि आपकी लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी सब्जेक्टों की अच्छी से वीडियो बना सकूं। चलिए तो समझते हैं। मैंने कल की वीडियो में थोड़ा ये मलय केतु के लिए आप लोगों को ये हेडिंग कटवा दी थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप जान लीजिए कि मलय केतु था कौन और ये कहाँ का राजा था। आइए इसके बारे में समझते हैं। तो मलय केतु के विद्रोह का दमन, आइए देखते हैं। मगध पर विजय प्राप्त करने के पूर्व चंद्रगुप्त जब मगध पर विजय ने धनानंद को, जो नंद वंश का जो आखिरी राजा था धनानंद, उसे हराकर मगध पर जब अपना मगध पर विजय प्राप्त की, विजय पताका फहराई, तो चंद्रगुप्त ने प्रवर्तक के साथ मैत्री कर ली। प्रवर्तक जो वहाँ के एक राजा थे, उनके साथ मैत्री कर ली। वो कुछ जिलों के छोटे छोटे जो सामंत होते हैं, जो छोटे छोटे ज़िले होते हैं, उनके वो राजा थे, उनसे उन्होंने मैत्री कर ली। जो हिमालय पर्वत के कुछ जिलों में शासन कर रहा था। मगध पर जिस समय चंद्रगुप्त को विजय प्राप्त हुई, उसके बाद ही पर्वतक जो राजा पर्वतक थे उनकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद उनके पुत्र को, जिसका नाम था मलय केतु को राजा बनाया गया। वहाँ का मलय केतु राजा बन गया। विजय प्राप्त की, यहाँ से फिर से देखते हैं। मगध पर जब चंद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की, तो चंद्रगुप्त ने पर्वतक के साथ, जो पर्वतक वहाँ के मगध के जो कुछ जिलों में के राजा थे पर्वतक, उनसे मैत्री कर ली और पर विजय प्राप्त की। किसके साथ मिलकर? एक पर्वतक राजा थे, उनके साथ मिलकर चंद्रगुप्त ने किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से मिलकर उन्होंने मगध पर विजय प्राप्त की। और जब मगध पर विजय प्राप्त हो गई चंद्रगुप्त की, तो उसी के बाद उनकी मृत्यु हो गई। पर्वतक राज जो थे उनकी मृत्यु हो गई। तो जहाँ पे पर्वतक राज, जिस राज्य के राजा थे, तो वहाँ पे उनके पुत्र मलय केतु वहाँ का राजा बन गया। मलय केतु के राजा जब राजा बन गया, तो मलय केतु ने नंद राज के मंत्री राक्षस, जो नंद राज का मंत्री था राक्षस, तथा 5 अन्य सामंतों के साथ, 5 अन्य जो उसका जो मंत्री राक्षस तथा उसके जो 5 सामंत थे, और जो 5 सामंत थे उनकी सहायता से चंद्रगुप्त के विरुद्ध
उन्होंने चंद्रगुप्त के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की या चंद्रगुप्त के विरुद्ध विरोध का, परंतु चंद्रगुप्त ने आक्रमण कर दिया। किसके साथ मिलकर? धनानंद के जो मंत्री था राक्षस तथा 5 सामंतों की सहायता से। परंतु चंद्रगुप्त के मंत्री चाणक्य ने, जो चाणक्य थे वे चंद्रगुप्त के मंत्री गुरु भी थे और उनके मंत्री भी बन गए, जो उन्होंने अपना मंत्री का पद संभाला। जब चंद्रगुप्त के राज्य में चाणक्य ने मंत्री पद को ने अपनी कुटिल नीति, अब वे बहुत ही अच्छे कुटिल नीति, उन्हें युद्ध नीति कूटनीति आती थी। कूटनीति द्वारा विपक्षियों में आपस में ही फूट कर दी। चाणक्य जो थे बहुत ही एक अच्छे कुशल योग्य गुरु थे। तो जब राजा बना तो उन्होंने चाणक्य को अपना मंत्री बना लिया। और जब मलय केतु ने 5 सामंतों के साथ मिलकर चंद्रगुप्त पे आक्रमण किया तो उन्हें जब चाणक्य को ये पता चला तो चाणक्य ने ही आपस में उन सामंतों में आपस में ही फूट डलवा दी, उत्पन्न कर दी। उन आपस में ही एक दूसरे के प्रति भड़का दिया और भड़काकर उनमें आपस में ही फूट पड़ गई, जिससे फूट करवा दी। जिससे मलय केतु ने विवश होकर, जिससे मलय केतु जो था वो विवश हो गया और उसने चंद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। किसने? मलय केतु ने। जब मलय केतु जो 5 सामंतों के साथ मिलकर आक्रमण करने आ रहा था, जब ये बात चाणक्य को पता चली तो चाणक्य ने आपस में ही उन सामंतों में ही आपस में फूट डलवा दी, जिससे मलय केतु अकेला पड़ गया और उसे विवश होकर चंद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। चलिए आगे देखते हैं। अब मैगथनीज ने अपनी ही पुस्तक में लिखा है पाटलिपुत्र के लिए मैगथनीज ने क्या लिखा है? मैगथनीज के अनुसार भारत में अनेक छोटे छोटे नगर थे। मैगथनीज ने अपनी पुस्तक में ये लिखा था, जो वर्षा और बाढ़ के कारण लकड़ी से बने होते थे। बाढ़ के कारण लकड़ी से बनाए जाते थे और ऊंची जगहों पर टीले पर या मिट्टी के बनते थे। लकड़ी और मिट्टी की सहायता से वे ऊंची जगहों पे बनते थे, पहाड़ियों पे या मिट्टी के जो टीले होते थे। सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र ही था। मगध का सबसे बड़ा नगर जो था वो कौन सा था? पाटलिपुत्र ही था, जो सोन तथा गंगा नदी के संगम पर बसा हुआ था। जो मगध में सबसे बड़ा राज्य कौन था? मैगथनीज ने लिखा है अपनी पुस्तक में पाटलिपुत्र। कौन सा था? पाटलिपुत्र। मैगथनीज ने जो है अपनी पुस्तक में वहाँ की धार्मिक स्थिति, चंद्रगुप्त के जो राज्य में धार्मिक स्थिति क्या थी, मैगथनीज ने यूनानी देवताओं डियोनिसन और हीराक्लिंस के बारे में कहा कि भारतीय इन्हें अपना देवता मानकर पूजते थे, परंतु वास्तव में ये शिव और कृष्ण की मूर्ति थी। जो यूनानियों के जो देवता थे डियोनिसन और हीराक्लिस की मूर्तियां जो थीं उन्हें भारतीय अपना देवता मानते थे, जो कि शिव और कृष्ण की मूर्ति थी। मैगथनीज के अनुसार यज्ञ और बलि की प्रथा थी। उस टाइम पर भी ये बलि और यज्ञ की प्रथा वहाँ पे थी। भारतीय पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। भारतीय जो थे जो है वहाँ पे भारतीय पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। और वहाँ की आर्थिक स्थिति मौर्य युग में आर्थिक स्थिति वहाँ की जो थी, भारत की मगध में वहाँ की भूमि, जो भारत की भूमि है वो बहुत ही, मैगथनीज ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि भारत की जो भूमि है वो बहुत ही उपजाऊ थी और 2 फसलें उगाई जाती थी, बहुत ही उपजाऊ। ये यहाँ की मिट्टी सोना उगलती है, ऐसा मैगथनीज ने अपनी पुस्तक में लिखा था। और 2 फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं। और यहाँ की सामाजिक दशा जो थी, मैगथनीज ने अपनी पुस्तक में सामाजिक दशा की वर्णन किया है कि भारतीयों का जीवन सुखद और सरल था, वह मित्रतापूर्ण बताया जाता है। उसने यहाँ का जो भारतीयों का
जीवन था वो बहुत ही सुखद था, सरल था व मित्रतापूर्ण था। भारतीय पूर्ण श्वेत जो है जब चंद्रगुप्त के राज में उस टाइम पे सारे भारतीय जो थे वो श्वेत वस्त्र यानी कि सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। मैगनीज के अनुसार भारत की जनसंख्या 7 जातियों में बटी हुई थी। भारत की जो जनसंख्या थी वह 7 जातियों में बटी हुई थी। चलिए देखते हैं मैगनीज के अनुसार पाटलिपुत्र भारत का सबसे बड़ा नगर है। यह गंगा एवं सोन नदी के किनारे के तट पर बसा है। मतलब मैगनीज ने अपनी पुस्तक में लिखा है पाटलिपुत्र जो था भारत का सबसे बड़ा नगर था। यह गंगा और सोन नदी के तट पर बसा है। यह नगर 9.5 मील लंबा तथा 1.25 मील चौड़ा है। उसने लिखा है कि यह जो राज्य था यह सबसे नगर बड़ा था। यह 9.25 मील लंबा और 2.25 मील चौड़ा है। चंद्रगुप्त के राजभवन पाटलिपुत्र नगर में बना है। जब चंद्रगुप्त में राजा बन गया तो उसने अपना जो भवन था वो पाटलिपुत्र नगर में बनवाया था। वो वहाँ उन्होंने वहाँ पे अपने लिए भवन बनवाया था, पाटलिपुत्र में बने हुए थे। राजभवनों के चारों ओर सुंदर उद्यान उन्होंने मैगनीज ने वहाँ के जो चंद्रगुप्त के जो भवन था उसका वर्णन किया है कि वहाँ पर बहुत सुंदर ही उद्यान में फुलवाड़ी जिसे कहते हैं, फूल वगैरह उद्यान तथा सरोवर वहाँ पे उद्यान थे और सरोवर थे। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था के बारे में लिखा है कि नगर का प्रबंधन 30 सभासदों की एक समिति के द्वारा होता था। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को ये 6 समिति के बारे में बताया। यह 6 उप समितियों में विभक्त था। 30 सभासद थे। जो वहाँ का नगर का प्रबंध जो था वो चंद्रगुप्त ने 30 सभासदों के बीच में एक समिति में के द्वारा होता था। लेकिन उसकी उप 6 समिति थी जो कि 5 जो उप समितियों में 5 सदस्य होते थे। 5 सदस्य, एक समिति में 5 सदस्य होते थे। प्रत्येक समिति अलग अलग कार्य देखती थी। पहली समिति जो थी वो कला कौशल और दूसरी विदेशियों की देखभाल, तीसरी थी जन्म मृत्यु के बारे में, जन्म मृत्यु का वर्णन हिसाब रखती थी। चौथी व्यापार का प्रबंधन देखती थी और 5वीं समिति जो थी वो व्यापारियों की वस्तुओं में मिलावट की जांच, मिलावट की क्रय विक्रय और छठी कर मतलब वही मिलावट की जांच कर अथवा वसूली करती थी। समूह के रूप में नगर की समितियों के सदस्य नगर की सुव्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते थे। कौन होते थे? समूह के रूप से नगर के समितियों के सदस्य ही नगर की सुव्यवस्था के लिए उसके लिए उत्तरदायी होते थे। नगर में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए ये चंद्रगुप्त ने 30 सभासदों में बांट रखा था। उसकी भी 6 उप समितियाँ थी जिसमें 5 सदस्य थे। वही जो चंद्रगुप्त ने सबको अलग अलग कार्य बांट रखा था। वही वहाँ के नगर की सुव्यवस्था, वहाँ की समितियों के सदस्यों की सुव्यवस्था के उत्तरदायी होते थे। चलिए आगे अगली हेडिंग क्या है मौर्य में विस्तार से और जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान विजेता साम्राज्य स्थापक होने के साथ साथ एक अत्यंत कुशल शासक भी थे। चंद्रगुप्त एक महान विजेता, उसने स्वराज पर चंद्रगुप्त ने जो है पूरे स्वराज पर अपना साम्राज्य की स्थापना, मौर्य वंश की स्थापना की। महान विजेता साम्राज्य स्थापित किया और एक महान साम्राज्य स्थापक होने के साथ साथ वह एक कुशल शासक भी था। उसके शासन की जानकारी हेतु 2 प्रमुख साधन है। कौटिल्य, जो वो इतना अच्छा कुशल योद्धा और कुशल शासक बना, उसके दो प्रमुख साधन हैं। वो है, एक क्या है? कौटिल्य का अर्थ है अर्थशास्त्र एवं दूसरा
कौटिल्य में एक कूटनीति मतलब जो अर्थशास्त्र वो, और दूसरा था यूनानी लेखकों के विवरण, यूनानी लेखकों के विवरण। अर्थशास्त्र राजनीति ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक अमूल्य ग्रंथ है। यूनानी लेखक के विवरण। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अमूल्य ग्रंथ है। मैगथनीज की पुस्तक इंडिका का भी बहुत बड़ा महत्व है। यद्यपि यह ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, परंतु जिन यूनानी लेखकों ने इस पुस्तक के आधार पर अन्य ग्रंथों की रचना की है, उनकी रचनाओं से पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो जाती है। मौर्य वंश के वंश प्रबंधन का संक्षिप्त वर्णन निम्नवत है। जो मैगथनीज ने जो पुस्तक लिखी थी इंडिका, जिसका नाम था इंडिका, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, लेकिन वह उपलब्ध नहीं हो पाई। परंतु जिन यूनानी लेखकों ने पुस्तक के आधार पर अन्य ग्रंथ की रचना की, उन रचनाओं से पर्याप्त जानकारी से पता चलता है कि मौर्य शासन प्रबंधन का संक्षिप्त वर्णन किस प्रकार था। ये हमें उनकी रचना। आगे देखते हैं। हेडिंग है केंद्रीय शासन। क्या है हेडिंग? केंद्रीय शासन। चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था एकतांत्रिक थी, जिसमें सम्राट की संपूर्ण शासन का प्रधान संपूर्ण सम्राट ही संपूर्ण शासन का प्रधान था। राज्य में उसी का अनुशासन एवं नियंत्रण रहता था। राजा प्रजा को अपनी संतान समझता था। चंद्रगुप्त के शासन में शासन व्यवस्था एकांतरिक थी, जिसमें सम्राट ही संपूर्ण शासन का प्रधान था। राज्य में उसी के अनुसार ही उसी का अनुशासन एवं नियंत्रण रहता था। राजा अपनी प्रजा को एक संतान की तरह समझता था और उसके सुख दुख के लिए उत्तरदायी समझा जाता था। इसके लिए उसे कानून निर्माण, शासन, न्याय तथा सेना की सुव्यवस्था करनी पड़ती थी। शासन के कार्य में राजा की सहायता के लिए मंत्री होते थे। शासन कार्य के लिए राजा की सहायता के लिए मंत्रीगण हुआ करते थे, जो राजा की सहायता करते थे। सम्राट 5 प्रमुख विषयों पर मंत्रियों की सलाह लेता था। वे 5 राजा जो है वो सम्राट 5 प्रमुख विषयों पर मंत्रियों की सलाह लेता था। देश तथा रक्षा, विदेशियों से संबंध, राज्य के आय के साधन, किसी कार्य का समय तथा स्थान का निर्धारण, आकस्मिक आपत्तियों के लिए मतलब एकाएक आई हुई आपत्तियों के लिए व्यवस्था करना तथा कार्य सिद्ध अर्थात शासन का सुचारू रूप से चलाना। शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय शासन की कई विभागों में विभक्त था, जिन्हें तीर्थ कहते हैं। प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होता था। केंद्रीय शासन कई विभागों में विभक्त है, जिसे तीर्थकर कहते हैं। प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होता था, जो अमात्य कहलाता था। इनका कार्य कर वसूलना था। इनका कार्य था, जो अमात्य कहलाते थे, इनका कार्य था कर वसूल करना। इनका कार्य था कर वसूलना। सेना का संचालन सम्राट स्वयं करता था। सेना का सर्वोच्च अधिकारी सेनापति होता था। चंद्रगुप्त की सेना चतुरांगणी थी, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सैनिक सम्मिलित थे। उसके पास जल सेना थी।
चंद्रगुप्त के पास जल सेना भी थी। सेना का प्रबंधन एक मंडल करता था। सेना का प्रबंधन एक मंडल करता था। इस मंडल में कुल 30 सदस्य होते थे। इसमें कुल आंतरिक शांति तथा सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की भी व्यवस्था थी। इसके अलावा गुप्तचरों की भी व्यवस्था थी। ये लोग राज्य के कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करते और लोगों के विचारों से सम्राट को अवगत कराते थे। गुप्तचर उन्हें कहते थे जो भेष बदलकर प्रजा में ही मिल जाते थे और जो भी दूसरे राज्य में या जो भी कोई भी राजा अगर आक्रमण करना या ऐसी कोई नीति बनाता था तो वो उसे या कोई भी घटना होती थी वह सम्राट को उससे अवगत कराते थे। ये गुप्तचरों का कार्य होता था। चंद्रगुप्त के शासन काल में न्याय की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। सम्राट स्वयं सबसे बड़ा न्यायाधीश था। चंद्रगुप्त के शासन में न्याय व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। कोई भी होता उसे न्याय मिलता था। तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी थी। सम्राट स्वयं उसे दंड देता था जो दंड पात्र होता था। न्यायाधीश था। नगरों के न्यायाधीश व्यवहारिक महामात्र और जनपदों के न्यायाधीश राजुक कहलाते थे। न्यायाधीश व्यवहारिक महामात्र और जनपद के न्यायाधीश राजुक कहलाते थे। दीवानी अदालतों को धर्मास्थल और फौजीदारी अदालतों को कंठक शोध कहा जाता था। दंड विधान अत्यंत कठोर था। अपराधी की गंभीरता के अनुसार धिक्कार, बंधन, अंगभंग, बिना निर्वासन अथवा मृत्युदंड दिया जाता था। चंद्रगुप्त अपनी प्रजा के हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। चंद्रगुप्त ने अपनी प्रजा के हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उसने यातायात की सुविधाओं के लिए मार्गों का निर्माण कराया। उनकी सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की। सिंचाई की सुविधा के लिए झीलों तथा सरोवरों का निर्माण कराया। अनेक चिकित्सालय खुलवाए थे। शिक्षा की समुचित व्यवस्था उसने अपने साम्राज्य में कराई थी। अपने राज्य में किसने? चंद्रगुप्त ने अपने राज्य में करवाई थी। सिंचाई की व्यवस्था कराई थी। यातायात के लिए, यात्रा के लिए मार्गों का निर्माण कराया। सुरक्षा की व्यवस्था की। सिंचाई की सुविधा के लिए झीलों सरोवरों का निर्माण कराया चंद्रगुप्त ने। और चिकित्सालय खुलवाए और शिक्षा की सुव्यवस्था करवाई। चंद्रगुप्त के शासन काल में चंद्रगुप्त ने ये व्यवस्थाएं करवाई अपनी प्रजा के लिए। चंद्रगुप्त का शासन अत्यंत सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित था। अतः सेना तथा शासन पर उसे अधिक धन व्यय करना पड़ता था। गांव से धन प्राप्त करने के दो साधन थे। गांव से धन प्राप्त करने के दो साधन थे, मांग तथा बलि। जो भूमि की उपजाऊ का छठा भाग था, भूमि कर एकत्रित करके पदाधिकारी अग्रम कहलाते थे। जो पदाधिकारी होते थे उन्हें वे अग्रम कहलाते थे। दार्शनिकों, विद्वानों, वृद्धों, रोगियों, आपदाग्रस्तों तथा अपाहिजों की भी सहायता राजकीय कोष से की जाती थी। किसकी? रोगियों की, विद्वानों की, वृद्धों की, आपदाग्रस्तों की और अपाहिजों की व्यवस्था चंद्रगुप्त के शासनकाल में राजकीय कोष से की जाती थी। प्रांतीय शासन, अब देखते हैं हेडिंग है प्रांतीय शासन। इसके बारे में भी ये आप लोगों को समझनी है।
इन हेडिंगों को आप लोगों को समझना है। चंद्रगुप्त का साम्राज्य अत्यंत विशाल था। अंत एवं शासन सुविधा के लिए उसने साम्राज्य को कई भागों में प्रांतों में विभक्त कर दिया था। प्रत्येक प्रांत कई आहारों तथा विषयों में विभक्त था। प्रांतों का प्रबंधन सम्राट अपने महामंत्रियों की सहायता से स्वयं करता था। प्रांतीय शासन के लिए चंद्रगुप्त क्या करते थे? चंद्रगुप्त का साम्राज्य अत्यंत विशाल था, बहुत ही विशाल था। अंत एवं वह कई भागों में बहुत ही विशाल था। वह कई भागों में प्रांतों में विभक्त था। प्रत्येक प्रांत कई आहारों तथा विषयों में विभक्त था। प्रांतों का प्रबंधन सम्राट अपने महामंत्रियों की सहायता से स्वयं कराता था। दूरदर्श जो दूर दूर प्रांत थे उनमें चंद्रगुप्त ने राजकुमारों को नियुक्त कर रखा था। शासनीय प्रशासन देखते हैं। हेडिंग है शासनीय प्रशासन। आइए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। शासनीय प्रशासन गांव का शासन तथा न्याय, गांव का शासन तथा ग्रामिक किया करता था। ग्रामिक के ऊपर गोप होता था। गांव का शासन जो है एक ग्रामीण, यानी कि जैसे प्रधान कहा जाता है। गांव में जो ग्राम सभा होती है वहाँ पे ग्राम अध्यक्ष, जिसे ग्राम अध्यक्ष कहते हैं या प्रधान कहते हैं, वह था। ग्राम के और ग्रामीण के ऊपर गोप था, जिसे ग्राम अध्यक्ष, ग्राम पंचायत अध्यक्ष जो होते हैं उन्हें पहले गोप कहा जाता था, जिनके नियंत्रण में 5 से 10 गांव हुआ करते थे। गांव का प्रबंधन अत्यंत संतोषजनक था। नगर का प्रधान प्रबंधक नगर अध्यक्ष कहलाता था। नगर के प्रबंधन के लिए 6 समितियां होती थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। यह समितियां थीं, इसे आप लोग, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग लिख ही लीजिएगा। पहली समिति थी शिल्पकला समिति। इसमें क्या था? इस विभाग के सदस्य शिल्प तथा उद्योग धंधों का निरीक्षण तथा प्रबंधन करते थे। सेकंड है विदेशी यात्री समिति। इसका कर्तव्य विदेशियों को हर प्रकार की सुविधा देना था। थर्ड है जनगणना समिति। यह समिति जन्म मरण का हिसाब रखती थी। 4 है उद्योग समिति। यह समिति कारखानों में बनी वस्तुओं की देखभाल करती थी। 5 है कर समिति। यह समिति विक्रय की हुई वस्तुओं के मूल्य का 10 मास करने के रूप में वसूल करती थी। अब देखते हैं, और जो छठी समिति थी, वह छठी समिति जो वस्तुओं में मिलावट वगैरह होती थी उसकी जांच करती थी। अब देखते हैं, हेडिंग है वाणिज्य समिति ने नाप तोल का निरीक्षण करना। वही जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, नाप तोल का निरीक्षण करना, विक्रय वस्तुओं का भाव निश्चित करना तथा माप का सुनिश्चित प्रबंधन करना इस विभाग का कर्तव्य था। अब देखते हैं चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन है? बिंदुसार, जिसे अमित्र घात भी कहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु थी, वह चंद्रगुप्त की मृत्यु, हेडिंग है चंद्रगुप्त की मृत्यु। आप लोग डाल लीजिएगा चंद्रगुप्त, इसमें नहीं है गुप्त की मृत्यु। ये हेडिंग है, आप लोग डाल लीजिएगा। कब हुई? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म था, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था।
चंद्रगुप्त ने राजपाट त्याग करके वह संन्यास लेकर जैन संत भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला मंसूरी जिसे मंसूरी कहा जाता है तपस्या करने चले गए और 298 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त की मृत्यु हो गई। वहीं उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद चंद्रगुप्त की जब मृत्यु हुई तो मृत्यु से पहले वे उनके उत्तराधिकारी बिंदुसार हुए, जिन्हें अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त की मृत्यु जो है वो कब हुई? चंद्रगुप्त की मृत्यु जो है 298 ईस्वी पूर्व हुई। कभी 298 ईस्वी पूर्व। ये आप लोग जरा लिख लीजिएगा, ज़्यादातर आता है पेपरों में पूछा जाता है चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई। और उन्होंने जो है अपने अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। मौर्य धर्म जो था, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। चलिए आज की वीडियो में हम यहीं तक देखते हैं। इसके आगे अब जो है वो हम कल की वीडियो में देखेंगे। इसके आगे जो भी होगी कल की वीडियो में हम अशोक के बारे में जानेंगे। अशोक सम्राट ने क्या उनकी उपलब्धियाँ थी, क्या था, ये सब हम कल की वीडियो में इसके आगे जानेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरे चैनल से जो भी मैं बना रही हूँ आप लोगों की अगर थोड़ी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो भी आपके कॉलेज ग्रुप हैं उनमें समय शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। आपकी लाइक से, कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।